हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट को पता है कि हमारा अनअकैडमी समिट स्टार्ट होने वाला है। इस समिट को सभी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है। ये इस कोड को यूज करके रजिस्टर कर लेना है। 20 और 21 ये जो समिट का टाइम है 20 और 21 का है। इसे आप सभी को अटेंड करना है। इसमें स्पीकर्स जो कि जानी मानी हस्तियां आप जानते हैं, कैलाश सत्यार्थी जी, दीपक गुप्ता साहब फॉर्मर चेयरपर्सन हुआ करते थे यूपीएससी के, और जयेश राजन, दुर्गा शक्ति नागपाल, प्रवीण कासवान एंड रानाडे साहब और फ्रेंड साहब। इनके साथ साथ आप देखोगे कुछ एजुकेटर हैं। इन जैसे एजुकेटर से भी आप प्रॉपरली इस समिट के अंतर्गत वर्कशॉप अटेंड कर सकोगे इनका। और आपको यहाँ मिलेगा क्या-क्या अगर आप अटेंड करते हो, तो आपको क्या-क्या मतलब इस पे देखोगे आप, जैसे कि आपको इसे क्यों अटेंड करना चाहिए, ठीक है? सबसे बड़ा चीज़ ये हो जाता है कि आपको ये क्यों अटेंड करना चाहिए। तो देखो आप यहाँ से इसके एग्ज़ाम के नेचर को समझ सकोगे, इसके साथ-साथ आप इसका जो टिप्स है, ट्रिक्स है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो डाउट्स हैं, ये क्लैरिफिकेशंस आप इनको क्लैरिफाई कर सकोगे। स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन भी इनकी जो जर्नी है, कैसे जो टॉप रैंकर्स हैं, वो कैसे इसे प्राप्त करते हैं, और इसके साथ-साथ इसमें और सारी और इंस्पायर्ड भी अपने आप को कर सकोगे, ठीक है? क्योंकि देखो ये यूपीएससी का जो दौर होता है, ये थोड़ी-सी लॉन्ग लास्टिंग परीक्षा होती है। इसमें टाइम लग सकता है, 2 से 3 साल कभी-कभी टाइम लग जाता है। तो इसमें ऐसा दौर आता है कि कभी आपका जो उत्साह है वो चरम पर होता है, जो ज़ील है, एंथुसियाज़्म है, वो चरम पर होता है, लेकिन कभी-कभी आप देखोगे कि वही आपका ज़ील, एंथुसियाज़्म बहुत पुअर होता है और आप बोलते हो कहाँ फँस गए। तो इन सारी जो नेगेटिविटी से निकलने के लिए आपको कई बार मोटिवेट होना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्टली प्राप्त कर सकोगे। आप देखोगे ये जो इवेंट है इसमें से 2 डेज़ यानी 20 और 21 इसमें से आइकॉनिक 70 स्पीकर्स, 20 टॉक डिस्कशंस और 32 वर्कशॉप्स होंगी। 32 वर्कशॉप्स होंगे। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो इसमें से सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, कि इसमें से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको, कैसे रजिस्टर्ड करके और फिर आप सारे सेशंस को अटेंड कर सकोगे, और इसमें से आप ये सारी चीज़ें समझ सकोगे। के साथ-साथ बात करें कि इसमें से जैसे कि हू कैन बी पार्टिसिपेट इन द समिट, तो आप देखना है कि इसमें से जो सभी के लिए ये ओपन है ऑलमोस्ट ये जो इवेंट है, स्पेशली आप देखोगे कि इसमें से बेनिफिट क्या-क्या है। इसमें जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है इन सभी को स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन में जो हेल्प मिलने वाली है, और एक्सपीरियंस पर्सन्स के साथ आप क्या है मतलब जुड़ सकोगे। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको जो डाउट है आपके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। एक ये जैसे लिंक है, आपको कैसे रजिस्टर्ड करना है, तो आप यहाँ से जाके इस लिंक पे क्लिक करना है, और ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। मैं आपसे बार-बार बोलता हूँ कि यहाँ ज़रूर जॉइन करना है। देखिए मैं जो इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये करीब मुझे जो लगता है 60 या 61 जो ऑलमोस्ट वीडियो होगा। इन वीडियो में से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि जो इकोनॉमी है वो 2 से ढाई माह चलेगी अगर 1-1 घंटे का हम लेक्चर लेते हैं। और इसके अंतर्गत आपको याद होगा कि करीब हमने 70% इकोनॉमी क्या है कवर कर लिया है। अब भी हमारे पास 30% इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ एरिया है। और जो बच्चे नए सिरे से करना चाहते हैं, तो ऐप में वो 2 बजे क्लास है, लेकिन ये जो ऐप में जो क्लास है आज 8 बजे होगी, जो कि ये क्लास 9 बजे जाने वाली है, तो वो क्लास हो चुकी होगी। तो एप्लीकेशन में डेली 2 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, हमारी नई क्लास एकदम इंडियन इकोनॉमी की। उसमें मैं आपको बता दूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसमें से करीब 120 घंटे पढ़ाने में लगता है, और उसका आपको इकोनॉमी में मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि कोई एनसीईआरटी नहीं फॉलो करना है, ना ही कोई एनसीईआरटी के साथ-साथ आपको कोई रेफरेंस बुक फॉलो करना है। क्योंकि ये इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। वो सारी चीज़ें जो अपडेट है वो मैं करवा के दूँगा, इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स है वो मैं करवा के दूँगा, इसमें पीटी और मेंस के लिए कुछ फॉलो नहीं करना है। आप बस 2 दिन की मेरी कोई भी क्लास उठा के देख लो, जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं वहाँ से आप 100% उन्हें टैकल कर पाओगे। तो चलो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था
वो यानी विदेशी निवेश से संबंधित चीजें देखी थी, है ना? अब अमेरिकी रिसेशन, आज जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? अमेरिकी रिसेशन, सब हेडिंग है अमेरिकी रिसेशन, अमेरिकी रिसेशन, रिसेशन। एक चीज और बताने वाला हूं, देखो भैया, एक चीज समझ लो कि आप लोग जब पीपीटी के पीछे भगते हो ना, थोड़ी सी प्लीज, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पीपीटी से काम नहीं चलने वाला है। एक टीचर को पीपीटी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं पीपीटी को पढ़ रहे होते हैं, वो तो आपको भी मिल जाएगी कहीं से कॉपी पेस्ट। तो प्लीज इस समय ये जो सारी क्लासेस है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो उन्हें बोलिए कि भैया एक काम करो, ये हमें समझना है, हमें रटना नहीं है, ठीक है? एक बार आप समझ गए तो कंटेंट दुनिया भर में कहीं से उठा के पढ़ लोगे तो समझ आएगा, कहीं से भी उठा के पढ़ लोगे तो समझ आएगा। तो क्लासेस में याद करने के मूड पे मत बैठिए, क्लासेस में समझने के मूड से बैठिए कि चीजों को आपको क्या करना है, समझना है। तो अमेरिकी रिसेशन क्या है? अमेरिकी रिसेशन पढ़ना है। देखो एक कहानी सुनना, अमेरिकी रिसेशन के दौरान मैं एक कहानी बताता हूँ कि पहले देखो, जब एक देश का जो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जब किसी एक देश का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, 2 या 2 से अधिक तिमाहियों, 2 या 2 से अधिक तिमाहियों तक क्या है, लगातार नीचे गिरे, लगातार नीचे गिरे, वह अवस्था रिसेशन की कहलाती है, वह अवस्था रिसेशन की कहलाती है। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा किसी भी देश का, मान लो कि कोई भी देश है, किसी भी देश का घरेलू उत्पाद, देश का जीडीपी, क्या है? जीडीपी, अगर लगातार, अगर कंटिन्यूअसली 2 या 2 से अधिक तिमाहियों तक, यानी क्वार्टर तक लगातार वो नीचे गिर रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो यह अवस्था रिसेशन की कहलाती है। यह अवस्था, यह दशा रिसेशन की कहलाती है, ठीक है? मतलब कि वो देश रिसेशन का शिकार है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो ए नाम का देश है, जिसकी जीडीपी क्या है, 10, मान लो जिसकी जीडीपी 10 रुपया है, ध्यान से सुनिएगा। अब वो पहली तिमाही पे ये 9 रुपया हुई, अगली तिमाही पे 8 रुपया हुई और अगली तिमाही पे 7 रुपया। ये जो जीडीपी है, देखो जीडीपी लगातार गिर रही है। तो यह जो ए नाम का देश है, ये क्या कहलाएगा कि यह रिसेशन का शिकार हो गया है। ए नाम का देश रिसेशन का शिकार हो गया है। तो अब देखो, ये जो अमेरिकी रिसेशन पढ़ना है, तो रिसेशन तो आपको समझ आया, तो अमेरिकी रिसेशन पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा अमेरिका में हुआ होगा, तभी आज हमें अमेरिकी रिसेशन पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो आपने रिसेशन समझा, तो अब चलो देखो कि अमेरिकी रिसेशन यानी अमेरिकी रिसेशन अब देखते हैं, क्योंकि आपको की पॉइंट पता चल गया। रिसेशन क्या है कि लगातार किसी भी देश की 2 तिमाहियों से अधिक तक अगर उसका जीडीपी उत्पाद नीचे गिर रहा है, तो वह देश रिसेशन का शिकार कहलाएगा। अब अमेरिका में उत्पन्न मंदी का प्रमुख जो कारण था, वो गैर प्रधान यानी सब प्राइम कस्टमर थे। अमेरिकी में जो अमेरिका में ये रिसेशन 2007-8 में जो लगातार रिसेशन देखा गया, तो इसमें 2 मेजर कारण देखने को मिलते हैं। इसमें 2 मेजर कारण देखने को मिलते हैं। सब प्राइम कस्टमर, गैर प्रधान, अभी बताऊंगा सब प्राइम कस्टमर क्या होते हैं। गैर प्रधान ग्राहक, ग्राहक, देखो ग्राहक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रधान ग्राहक, एक प्रधान ग्राहक और दूसरे गैर प्रधान ग्राहक। प्रधान ग्राहक वैसे ग्राहक होते हैं जो एक इनकी निश्चित आय होती है और ये कभी भी बैंक की देनदारियों से कभी नहीं चूक करते हैं। ये कभी बैंक की देनदारियों से कभी चूक नहीं करते हैं, ठीक है? वैसे ग्राहकों को प्रधान ग्राहक कहा जाता है, वैसे ग्राहकों को प्रधान ग्राहक कहा जाता है। अब दूसरी तरफ गैर प्रधान का ग्राहक, ये वैसे ग्राहक होते हैं जिनका आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता है, आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता है।
और ये कभी न कभी अपनी जो देनदारियां होती हैं, इन देनदारियों से बैंकों की चूक जाते हैं। ऐसे ग्राहकों को सब प्राइम ग्राहक या फिर गैर प्रधान ग्राहक कहा जाता है। तो अमेरिका में जो रिसेशन आया उसका सबसे बड़ा कोई अगर कारक था तो सब प्राइम कस्टमर या फिर गैर प्रधान ग्राहक थे। अब कौन थे? गैर प्रधान ग्राहक थे। इन गैर प्रधान ग्राहकों को ऋण दिया गया था और यही कारण है कि इस मंदी के चलते इन्हें मतलब सब प्राइम क्राइसिस भी, अमेरिकी सब प्राइम क्राइसिस भी कहा जाता है या हाउसिंग क्राइसिस भी कहा जाता है। इसको हाउसिंग क्राइसिस भी कहा जाता है क्योंकि ये जो समस्या उत्पन्न हुई किसकी वजह से? गैर प्रधान ग्राहकों की वजह से हुआ, सब प्राइम ग्राहकों की वजह से हुआ। तो ये जो सब प्राइम ग्राहकों की वजह से समस्या उत्पन्न हुई, अब ये कर क्या रहे थे? इन्हें दूसरा मैंने नाम बताया कि हाउसिंग क्राइसिस भी कहा गया। क्या कहा गया? हाउसिंग क्राइसिस भी कहा गया। तो हाउसिंग क्राइसिस क्यों कहा गया? क्योंकि देखो भाई ये जो ग्राहक होते थे तो ये हाउस के लिए, घर के लिए लोन ले रहे थे और वही लोन जाके एक अमेरिकी रिसेशन का कारण बनेगा, तो इस वजह से इसको हाउसिंग क्राइसिस भी कहा जाता है। अगर आपको सब प्राइम क्राइसिस मिले या फिर अमेरिकी रिसेशन मिले या हाउसिंग क्राइसिस मिले, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। मैंने आपको ये ग्राहक यानी प्रधान ग्राहक और गैर प्रधान ग्राहक बताया, एक बार दोबारा से सुन लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो प्रधान ग्राहक जो प्राइम कस्टमर्स होते हैं, ये वैसे कस्टमर्स होते हैं जिनके ऋण का साफ स्वच्छ इतिहास होता है। ये वैसे ग्राहक हैं जिन्होंने ऋण लेकर उसकी अदायगी में कभी नहीं चूक की है। ये हमेशा अपना ऋण टाइम से देते थे। वहीं दूसरी तरफ ये जो सब प्राइम ग्राहक हैं, इनका जो इतिहास है वो साफ स्वच्छ नहीं होता है, ना इनकी कमाई का एक निश्चित स्रोत होता है। ये कभी न कभी अपनी जो देनदारियां होती हैं, इन देनदारियों से चूक जाते हैं और ये ऋण लेकर उसकी अदायगी में जब चूक जाते हैं, ऐसे ग्राहकों को आप देखोगे ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में जो बैंक होता है, वो हमेशा ब्याज दर ज्यादा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि जहां बैंक को पता है कि भैया इनके पास तो मेरा पैसा है, वो सिक्योर है, तो इन्हें बैंक बुलाएगा, बार-बार बुलाएगा और बोलेगा कि एक काम करो भैया लोग, आप आओ जरा और हमसे क्या कर लो कि बैंक बोलेगा इन लोगों को कि आप जो आओ और हमसे ऋण ले लो। लेकिन इन्हें बोलेगा कि चलो हमारे पास कोई पैसा-वैसा नहीं, हम ऋण नहीं देंगे। तो ये बोलेंगे कि भाई बाप दे दो, हमें ज़रूरत है। तो बैंक बोलेंगे कि एक ही दशा में देंगे, जब आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा महँगा देंगे, इंटरेस्ट रेट महँगा देंगे। ठीक वैसा याद करो, अगर आप कोई बच्चा ग्रामीण परिदृश्य से होगा, तो आप किसी साहूकार के यहाँ जाइएगा ना, तो साहूकार आपको बिठा लेगा। बोलेगा कि रमुआ बैठो रे, नीचे बैठो रमुआ। मान लो कि उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ, तो बोलेगा कि रमुआ नीचे बैठो, तो बोलेगा कि माई बाप हमें पैसा चाहिए कुछ, हमें लड़का की दवाई करवाना है, बिटिया का विवाह करवाना है। तो वो चौधरी साहब बोलेंगे या जो मुखिया साहब हैं, जो भी मतलब पैसा दे रहे हैं, वो बोलेंगे यार पैसा तो नहीं है रमुआ। रमुआ एक काम करो कि देखो हमारे खेत में कुछ काम है तो कर देना। तो रमुआ बोलेगी कि महतारी बाप, माई बाप कुछ भी कर दो, हमें पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो अब रमुआ को बोलेंगे कि देखो अब पैसा हम तो दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 3 रुपया सैकड़े का होगा, अर्थात 36% का रेट ये काटेंगे, 36% का रेट। तो अब देखो रमुआ की मजबूरी थी। इस वजह से इस व्यक्ति ने पैसा था लेकिन फिर भी इसने इंटरेस्ट रेट क्या है ज्यादा काटी, क्योंकि रमुआ जो ऐसा व्यक्ति है इसके पास ना कोई निश्चित कमाई का स्रोत है, मतलब ये समझो कि ये सब प्राइम कस्टमर्स है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति है उसके पास पहले से पैसा है, लेकिन मान लो उसे अचानक जमीन खरीदने के लिए वो चौधरी साहब के पास पैसा देने गया, तो इस अब मान लो कि ये नाम इसका मुकुंदी है, क्या है? मुकुंदी है। तो चौधरी साहब बोलेंगे अरे मुकुंदी साहब आइए आइए चाय पिलवाते हैं आपको। बोले कैसे टहले आप? कहाँ आज कैसे यहाँ आ गए? तो ये बोलेंगे कि साहब हमें जमीन खरीदना है, तो हमें कुछ पैसे चाहिए। तो चौधरी साहब बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम तो पैसा दे रहे हैं, ले जाओ। तो ये बोलेंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा? चौधरी साहब जो बोलेंगे कि आपका जो मन हो वही दे दीजिएगा। तो समझो कि ये प्राइम कस्टमर है। ये क्या है? प्राइम कस्टमर है। ये उदाहरण से आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। ओके?
अब यहाँ से आगे हम कैरी करते हैं। तो देखो अमेरिका में जो बैंकों ने गैर प्रधान ग्राहकों को यानी रमुआ को समझो कि गैर प्रधान ग्राहकों को ऋण प्रदान करना शुरू कर दिया। जो गैर प्रधान ग्राहक है इनको ऋण देना शुरू कर दिया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऋण जो है, जो गृह ऋण है, ये एक सुरक्षित ऋण माना जाता है। ऑब्वियस है जो गृह ऋण आप होम लोन देते हैं, जहां तक इसको सबसे ज्यादा सुरक्षित ऋण माना जाता है, मतलब इसको सुरक्षित ऋण माना जाता है। तो मान लो बैंक ने सब प्राइम कस्टमर्स को इनको ऋण देना शुरू कर दिया। लेकिन आप देखोगे ये सब प्राइम कस्टमर्स हैं तो ब्याज की दर उच्च होगी। क्या होगी? ब्याज की दर उच्च होगी। इसके कारण घरों की मांग भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब देखो सब लोग होम लोन लेंगे तो घरों की मांग तो बढ़ेगी ही ना। सब लोग घर खरीदना चाह रहे हैं तो धीरे-धीरे घरों की मांग बढ़ेगी। अब मांग में इस बढ़ोतरी के कारण मूल्यों में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लो पहले 10 घर थे, कितने 10 घर थे और एक घर की कीमत ₹10 हुआ करती थी। लेकिन अचानक इन सभी घरों क्या है, घर की मांग बढ़ गई तो अभी इस घर की कीमत क्या हो गई? ₹20 हो गई। क्या है? ₹20 हो गई। तो आप देखोगे इस बढ़ोतरी के कारण मूल्यों में भी बढ़ोतरी हुई, मांग के कारण मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई। अब संपत्ति के मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी, तो अब इसका जो घर है ना, इसके मूल्य में भी तो बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? संपत्ति के मूल्य में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी और उस संपत्ति का भी मूल्य बढ़ेगा जिसको कोई भी व्यक्ति गिरवी रखेगा। तो आप लोन लेने जा रहे हो तो चाहे रमुआ हो, चाहे मुकुंदी हो, दोनों को क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस है कि जब महंगाई बढ़ रही है, डिमांड है ही और आप होम लोन लेके आ रहे हो, लगातार इनकी खूब मांग है, महंगाई बढ़ ही रही है, तो ऑब्वियस है कि आपकी जो संपत्ति है, तो संपत्ति का क्या होगा? संपत्ति भी गिरवी है, तो उसका भी रेट बढ़ेगा। और जब उसका रेट बढ़ेगा, तो उस संपत्ति को जो रमुआ एक बार रख करके ऋण लिया था, लोन लिया था, उस संपत्ति का रेट बढ़ गया। अब उस संपत्ति का मान लो रेट बढ़ गया, तो उसी को रख करके दोबारा से होम लोन ले लेगा रमुआ, दोबारा से दूसरे बैंक से जाके ऋण ले लेगा रमुआ। तो इसके कारण आप देखोगे कि ऋण की वापसी का जो भार है वो रमुआ पर या सब प्राइम ग्राहकों पर लगातार बढ़ता गया। इन व्यक्तियों के पास किसी प्रकार का कोई आय का निश्चित स्रोत भी नहीं होता था। तो गैर गैर प्रधान जो ग्राहक होते थे, सब प्राइम कस्टमर्स होते थे, ऋण की वापसी में ये क्या है? ऋण की वापसी में ये चूक होने लगी। इनकी ऋण की वापसी में चूक होने लगी। ऐसी घटना खूब नंबर्स ऑफ यानी लाखों में होने लगी, लाखों में शुरू हो गई। तो बैंकों ने इन संपत्तियों को, जो इनकी संपत्तियां थी, जब्त करना शुरू कर दिया। अब जब जब्त कर लेंगे तो फिर बैंक नीलाम करेगा और जब एक साथ चीजों को बेचा जाएगा तो उसका जो रेट है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो बैंक नीलामी करके भी उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जितना कि उन्होंने ऋण दिया है। अब जब वो पैसा नहीं इकट्ठा हो पाएगा तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमी ढह जाएगी। ऑब्वियस है कि इकोनॉमी क्या हो जाएगी? ढह जाएगी। जो नीलामी के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में ग्राहकों की कमी देखी जाएगी और इसके चलते ऐसी संपत्तियों का जो मूल्य है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो बैंक अपना पैसा नहीं वसूल पाएंगे तो एक घाटे में चले जाएंगे और बैंकों ने घाटा बनाना शुरू कर दिया। अब अर्थव्यवस्था में जो ऋण का प्रवाह है वो भी क्या हो गया? प्रारंभ हुआ। मांग में भी कमी उत्पन्न हुई, इसके कारण उत्पादन भी क्या हुआ? प्रभावित हुआ और अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई। जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है वो मंदी का शिकार हो गई। इन कारणों से हुई कि जबकि मान लो कंपनियों का जो उत्पादन प्रभावित होता है तो अपने कार्यबल को, अब ये क्यों ऐसा हुआ? जब कंपनियों का उत्पादन कम हो गया, यहाँ तक आपने चीजों को देखा। उत्पादन अगर कम होता है आप देखोगे तो वह अपने कार्यबल जो कर्मचारी हैं उनको क्या कर लेते हैं? अगर किसी में डिमांड ही नहीं चीजों की होगी तो उत्पादन कम करेगा। उत्पादन कम करेगा तो अपने कार्यबल को, अपने जो उसकी जो काम कर रहे हैं उस कार्यबल को में कटौती करेगा, कम करेगा। इसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे मांग दोबारा से नीचे आ जाएगी। मांग दोबारा से नीचे आ जाएगी तो यह मंदी की स्थिति हो जाएगी और यह बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक देश जो सरकार, मतलब एक देश क्या हो जाएगा? एक देश की जो सरकार है वो केंद्रीय बैंक
जो अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेगा। उस देश का किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहाँ का आरबीआई, उस अर्थव्यवस्था को पुनः इस्टैब्लिश करने की, पुनः मतलब स्थापित करने की, जीवित करने के प्रयास किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। सरकार अब क्या किया जाएगा? सरकार प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट टैक्सेस है, इन पे कटौती करेगी, जिसके कारण मांग में हो सकता है कि दोबारा से क्या हो जाए, जीवित हो जाए। ऑब्वियस है, जब प्रत्यक्ष कर कम किए जाएंगे तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा। साथ ही साथ सरकार अप्रत्यक्ष कर में भी कटौती करेगी और वस्तु तथा सेवाओं का जो उपभोग है, तो अगर अप्रत्यक्ष कर में कटौती हो जाएगी तो वस्तु और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। ये लोगों का उपभोग हो सकता है, क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसके साथ देखोगे जो सार्वजनिक जो सरकार है, तो मांग के लिए सार्वजनिक व्यय भी करेगी, सार्वजनिक जैसे वेलफेयर स्कीम में पैसा खर्च करेगी। तो जब सार्वजनिक व्यय करेगी तो फिर बढ़ोतरी हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो केंद्रीय बैंक है, तो ब्याज दरों में कटौती करेगी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज है उनके ब्याज दरों में कटौती करेगी, और इसके कारण लोगों को सस्ता ऋण मिल सकेगा, और केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को जो ये एज प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप देखोगे तो इससे भी मांग उत्पन्न होगी। वहीं केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को जो प्रदान किया गया ये जो समर्थन है, ये क्वांटिटेटिव ईजिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव ईजिंग कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखो कि सरकार द्वारा प्रदान किया गया ये जो समर्थन है, इसको राजकोषीय प्रोत्साहन या फिस्कल स्टिमुलस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फिस्कल स्टिमुलस या फिर राजकोषीय प्रोत्साहन कहा जाएगा। अब ऐसी नीतियों को राजकोषीय सक्रियवाद, क्या है? फिस्कल एक्टिविज्म, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिस्कल जो सिस्टम जो चैप्टर था, तो इसको राजकोषीय सक्रियवाद यानी फिस्कल एक्टिविज्म कहा जाएगा। यदि सरकार लगातार करों में कटौती करती रहे, अगर मान लो गवर्नमेंट जो सरकार है लगातार करों में कटौती करती रहे, वो लगातार कट करती रहे और अपने व्यय को बढ़ाते रहे, ऐसे में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसे ऋण लेना पड़ेगा दूसरों से। मैंने बताया था आपको जब फिस्कल सिस्टम पढ़ाया था। तो ऐसी स्थिति में सरकार के साथ एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे सरकार का जो लिया गया ऋण है वो वापस नहीं कर पाए या फिर वापस करने में असमर्थ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार के साथ जो भुगतान संतुलन का संकट है, तो वो उत्पन्न हो जाएगा। या संप्रभु संकट भी इसको कहा जाता है। मान लो कि सरकार को लगातार ऋण लेना पड़ रहा है, ये स्थिति क्या कहलाएगी? भुगतान संतुलन का क्राइसिस कहलाएगी या संप्रभु ऋण का क्राइसिस कहलाएगी। वही सरकार ऐसे में अर्थव्यवस्था को दिया गया जो समर्थन है, स्टिमुलस है, उसको वापस लेने के लिए वो क्या हो जाएगी? विवश हो जाएगी। और ऐसा तब होगा जब अब देखो, वो ऑब्वियस है कि सरकार विवश हो गई है, तो ऐसा होता है, इसके कारण अर्थव्यवस्था पुनः मंदी में चली जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है सरकार अपना समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार पुनः मंदी में चली जाएगी। तो फिर जो वो दशा पनपेगी मंदी की, इसको डबल डिप रिसेशन कहा जाएगा। मतलब क्या कहा जाएगा? डबल डिप रिसेशन, गोता मार के दोबारा से नीचे चली गई अर्थव्यवस्था। अब समझ आया कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे था, अमेरिकी रिसेशन। इसको एक बार समराइज कर देता हूं, इसको अमेरिकी रिसेशन को एक बार मैं क्या कर देता हूं, समराइज कर देता हूं चीजों को। ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा बहुत सूझ गए हूं, बस भूल जाओ, कोई बात नहीं है। देखो इसमें ध्यान से समझना। मैंने कहा भाई कि देखो जो अमेरिकी रिसेशन है ये क्यों आया, कुछ तो कारण हुआ होगा। अमेरिकी रिसेशन, देखो रिसेशन समझ गए ना, कि किसी भी देश का जीडीपी लगातार दो तिमाहियों तक नीचे गिरे, वह दशा रिसेशन की कहलाती है, या कोई देश रिसेशन का शिकार हो जाता है। अब अमेरिका रिसेशन का शिकार हुआ, तो अमेरिका रिसेशन का शिकार कैसे हुआ कि अमेरिका के जो बैंक है, यहाँ के बैंकों ने सब प्राइम कस्टमर्स को ऋण देना शुरू किया। ध्यान से सुनना, यहाँ के जो बैंकों ने आखिर अमेरिका में रिसेशन क्यों आया? इसी को हाउसिंग क्राइसिस भी कहा जाता है, या सब प्राइम क्राइसिस भी कहा जाता है। जो सब प्राइम कस्टमर्स मैंने बताया कि वैसे कस्टमर है जिनने अपनी ऋण की अदायगी में कभी चूक की हो, इनका साफ स्वच्छ इतिहास नहीं हो, तो इनने क्या है कि इन लोगों को सब प्राइम कस्टमर्स को ऋण दिया। क्या, कौन सा ऋण दिया? होम लोन दिया, होम लोन। और होम लोन एक ऐसा लोन है जो कि ये क्या माना जाता है, आप देखोगे कि होम लोन को सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि अगर पैसा कोई नहीं चुकाएगा तो उसका घर तो है ही, तो सरकार क्या कर देगी? सरकार घर बेच देगी। अब देखो
होम लोन मिल रहा है तो लोगों ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लोन, इस समय सस्ता था तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा, ए ने भी ऋण लिया, बी ने भी ऋण लिया, सी ने भी ऋण लिया और डी ने भी ऋण लिया। तो जो घर थे तो वो जो होम हाउसेस थे क्या हो गए, महंगे हो गए। हाउसेस क्या हो गए, महंगे हो गए। अब जब हाउसेस महंगे हो गए तो ऑब्वियस है कि जो घर गिरवी रखा गया है तो इसकी भी आप देखोगे कि कीमत क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। तो पहले मान लो इसकी कीमत 5 रुपया थी, लेकिन अगर 10 रुपया हो गई तो अब दोबारा से जो ए नाम का व्यक्ति इसी को गिरवी रख के इसी घर को ले ऋण लाया था, दोबारा से दूसरे बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि देखो मैंने एक ऋण तो लिया है लेकिन इसकी कीमत 10 रुपया है, मैंने 5 का ऋण लिया है। तो दूसरे बैंक के पास जाएगा और ए नाम का व्यक्ति बोलेगा कि तुम भी ऋण दे दो। तो वही ए नाम का व्यक्ति वो भी ऋण ले लेगा। अब मैंने बताया कि ये जो कस्टमर्स है, सब प्राइम कस्टमर्स है, इनका आय का कोई स्रोत नहीं है, निश्चित तौर से आय का कोई स्रोत नहीं है। तो ये जो सब प्राइम कस्टमर्स हैं ये पैसा नहीं दे पाएंगे, ये बैंकों को पैसा नहीं दे पाएंगे। तो बैंक इन जो घरों की नीलामी शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, नीलामी शुरू कर देंगे। तो आप देखोगे जब बैंक घरों की नीलामी शुरू कर देंगे तो अब पहले क्या था कि घरों की लगातार मांग चल रही थी, लेकिन अब घर लगातार बिकने लगेंगे, नीलामी होने लगेगी। तो इसका जो प्राइस है वो मुंह के बल गिरेगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई ज्यादा हो गई। अब सब कोई घर बेच रहा है, इसकी सप्लाई ज्यादा हो गई, तो सब कोई घर बेचने के चलते जब नीलामी करने लगेंगे बैंक, तो घर का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो कि 5 रुपया ए नाम के व्यक्ति ने ऋण लिया था, लेकिन उस घर से 2 ही रुपया रिकवर हुआ, तो एक बैंक का तो ऑलरेडी पहले से पैसा डूब गया, एक का 3 रुपया डूब गया। मतलब कि इनके चलते बैंकों को लॉस हुआ। क्या हुआ, बैंकों को लॉस हुआ। इसी वजह से इसको हाउसिंग क्राइसिस भी बोला जाता है या सब प्राइम क्राइसिस भी बोला जाता है। तो अब अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है वो तो गोता मारने लगी, नीचे क्या है, नीचे गिरने लगी। तो अब अमेरिकी जब कहीं भी अगर ऐसा होगा, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होगी, तो उस देश की सरकार और सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जो सरकार और सेंट्रल बैंक हरकत में आएंगे। सरकार और सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, हरकत में आएंगे। अब जब सरकार और सेंट्रल बैंक हरकत में आएंगे तो सरकार अपने कुछ कार्य करेगी। ये डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, यानी टैक्सेस को नीचे कर देगी, कम कर देगी। अब जब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देगी, साथ में सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंडिचर है, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, इसे बढ़ा देगी। ये ऐसा क्यों करेगी कि देखो टैक्स अगर कम कर दिया जाएगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, लोगों को टैक्स सरकार को ना देकर के उनके पास पैसा ज्यादा बचेगा, सेविंग ज्यादा कर सकेंगे, तो लोग मांग को जन्म देंगे, वहां लोग मांग को जन्म देंगे। सरकार ऐसा क्यों चाह रही है, क्योंकि आप देखोगे जो अर्थव्यवस्था है वो गोता खा के नीचे गिर चुकी थी। क्यों गिर चुकी थी, मांग ही नहीं थी। तो मांग को जन्म देने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से जीवित करने के लिए अमेरिकी सरकार ने और वहां की सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक ने क्या किया कि कुछ स्टिमुलस लिए, कुछ मतलब जैसे फिजिकल एक्टिविज्म किया उन्होंने। अब कैसे सरकार ने टैक्सेस को कम कर दिया, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो हो सकता है अर्थव्यवस्था रिवाइव रिवाइव कर जाए। सेंट्रल बैंक क्या करेगी कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज के जो रेट है, जो मॉनेटरी दरें हैं, उनको क्या कर देगी, कम कर देगी। और जब मॉनेटरी दर कम कर देगी तो आपको एक चीज का एहसास होगा कि लोगों के हाथों में अगेन, जो कि लोगों को अगर मॉनेटरी दर मान लो कम हो जाएगी तो बैंकों के पास पैसा बचेगा, तो बैंक लोगों को पैसा देना शुरू कर देंगे। बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा ना कारोबार के लिए, तो बैंक पैसा ज्यादा शुरू कर देंगे देना, तो लोग दोबारा से मांग को जन्म देंगे और अर्थव्यवस्था रिवाइव कर जाएगी, अर्थव्यवस्था रिवाइव कर जाएगी। लेकिन हो सकता है मान लो रिवाइव ना करे, हो सकता है रिवाइव ना करे, लेकिन इससे पहले ये हमें कुछ चीजें और देखना है। तो अगर मान लो कि ये टैक्स कम किया गया, क्या है, अगर टैक्स कम किया गया और ये जो प्रोत्साहन लगातार दिया जा रहा है, जैसे कि सरकार प्रोत्साहन दे रही है, इसको फिस्कल स्टिमुलस कहा गया। स्टिमुलस यानी फिस्कल स्टिमुलस, और इन नीतियों को राजकोषीय सक्रियतावाद, फिस्कल एक्टिविज्म कहा गया। क्या कहा गया, फिस्कल एक्टिविज्म कहा गया। वहीं जो ये आरबीआई, सॉरी फेडरल बैंक यानी
जो फेडरल बैंक है, अमेरिकी जो फेडरल बैंक है, ये मात्रात्मक समर्थन दे रही है। कैसे? कि अपने रेट को, मॉनेटरी पॉलिसी को कट डाउन कर रही है। इसी वजह से इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग। उसके रेट को कट डाउन करके और ये अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। अब देखो, इस हालात में लगातार एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रही है सरकारें, टैक्स कम कर रही है, तो हो सकता है सरकार के पास क्या हो जाए? पैसे की कमी हो जाए। और सरकार पैसे पूरा करने के लिए, खर्च पूरा करने के लिए दूसरे से ऋण लेगी, दूसरे से ऋण लेगी। अगर ये ऋण की समस्या मान लो कि बहुत ज्यादा ये समस्या हो जाए, ऋण को कोई सरकार ऋण लेकर और वापस ना कर पाए, तब आप देखोगे भुगतान संतुलन की समस्या कहा जाएगा या भुगतान संतुलन का संकट कहा जाएगा। इसी को संप्रभु ऋण संकट भी कहा जाता है। इसी को यानी सॉवरेन डेट क्राइसिस भी कहा जाता है, संप्रभु ऋण संकट भी कहा जाता है। अगर मान लो कि अर्थव्यवस्था ये समस्या है, अब अर्थव्यवस्था ध्यान से सुनना कि ये समस्या है, तो बैंकों ने और सरकार ने जो समर्थन देके रखा था वो दोबारा से अपना समर्थन वापस खींच लेते हैं और लोग बोल देते हैं कि आप अपने सहारे अब जियो थोड़ी देर। अब अगर फिर वैसी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत रिवाइव हो गई थी, फिर वही गोता खा के नीचे पहुंच गई, तो इसको डबल डिप रिसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? डबल डिप रिसेशन। मतलब दूसरी बार रिसेशन में घुस गई अर्थव्यवस्था। रिवाइव हो रही थी लेकिन दूसरी बार रिसेशन में घुस गई। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी मंदी का प्रभाव नहीं देखा गया, या बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत देखा गया, समझो कि ना के बराबर देखा गया। ऐसा क्यों हुआ? आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि देखो, अमेरिका को अगर जुकाम होती है तो छींक पूरी दुनिया को आती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जीडीपी करीब 25% शेयर है भैया। अमेरिका की जीडीपी का दुनिया की जीडीपी में 25% शेयर है। तो ऑब्वियस है कि एक चौथाई शेयर तो अमेरिका की जीडीपी का है, तो अगर जुकाम होगी तो छींक तो पूरी हर जगह आएगी। तो कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी मंदी का जो प्रभाव वो बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग बहुत ज्यादा थी, व्यापक थी। परंतु उन क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट देखा गया जहां भारतीय अर्थव्यवस्था जो निर्यात पर आधारित थी। तो हम क्या कर रहे थे कि मान लो कि व्यापक तौर से निर्यात पर आधारित थे, जो चीजें निर्यात कर रहे थे वहां तो मांग थी नहीं अमेरिका में, तो उन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा, उन क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव देखा गया। वहीं भारत में विदेशी निवेश भी प्रभावित हुआ। अब भैया अमेरिका में पैसा ही नहीं है तो लोग कहाँ निवेश करेंगे, तो वो भी प्रभावित हुआ। और शेयर मार्केट में भी निवेश का क्या हुआ? पलायन हुआ। लोगों के पास जितना पैसा था तो लोग लेके भाग रहे थे। शेयर बाजार में जो ये चीजें अकस्मात होने लगे, मान लो कि अकस्मात गिरावट आ जाए, लगातार लोग पैसा लेके भाग रहे हैं, गिरावट, तो शेयर मार्केट में अकस्मात गिरावट को, अचानक गिरावट को फाइनेंशियल मेल्टडाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मेल्टडाउन। ठीक है, क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल मेल्टडाउन। फाइनेंशियल मेल्टडाउन कब कहा जाता है? जब शेयर मार्केट से लोग पैसा निकाल के भागने लगे, तो शेयर मार्केट मुंह के बल नीचे गिरे, तो मेल्ट होने लगा है, तो इसको फाइनेंशियल मेल्टडाउन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे अमेरिकी मंदी का प्रभाव यूरोपीय देशों पर बहुत ज्यादा देखा गया। जैसे कि ये पूछा जाता है कई बार कि जैसे कि यूरोपीय यूनियन की कुछ छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे पिक्स कंट्री कहा जाता है, आपने कई बार सुना होगा पिक्स कंट्री। फिक्स कंट्री, फिक्स कंट्री का मतलब यहाँ सुअरों की संख्या ज्यादा नहीं है, इस वजह से फिक्स कंट्री नहीं। फिक्स इज, पी इज स्टैंड फॉर पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल, आई इज स्टैंड फॉर इटली, एंड जी स्टैंड फॉर ग्रीस। और आपको पता है कि ग्रीस तो एक समय इसे सब प्राइम क्राइसिस भी हो गया था, सॉरी सॉवरेन डेट क्राइसिस भी हो गया था। और एस इज स्टैंड फॉर स्पेन, स्पेन, ग्रीस और पोर्टुगीज और इटली। ठीक है, इटली से तो हमारा पुराना नाता है ना? छोड़िए। तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा। अब बताइए अमेरिका, जो अमेरिकी रिसेशन है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए अमेरिकी रिसेशन में। अमेरिकी रिसेशन को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत इजियर वे पे समझ गए होंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। और इकोनॉमी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इकोनॉमी उस बच्चे को कभी नहीं आ सकती जो रटने का प्रयास करेगा। और इकोनॉमी में मैं बोल रहा हूं ना कि 15
क्वेश्चन मिनिमम आते हैं पीटी में। अगर मैं पढ़ाया और आप पढ़े तो मैं गारंटी से कह दूंगा कि 12 क्वेश्चन आप करके आओगे, 12 क्वेश्चन करके आओगे। और याद नहीं करना है, मैं कभी किसी बच्चे को नहीं बोलता कि ये याद करके आओ, इकोनॉमी में कुछ ही याद नहीं करना है, टोटली कॉन्सेप्ट है, टोटली कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, हर एक क्लास दूसरी क्लास से जुड़ी होती है। जैसे कि बहुत सारी चीजें मैंने फिजिकल एक्टिविज्म डिटेल से समझाया था, फिजिकल सिस्टम में डिटेल से समझाया था फिजिकल सिस्टम में, तो बहुत सारी चीजें मतलब बार बार रिपीट होती हैं, तो ये सारी चीजें समझ रहे हो। अब यूरोजोन क्राइसिस, दूसरा हमारा सब हेडिंग है यूरोजोन क्राइसिस, यूरोजोन, यूरोजोन क्राइसिस, यूरोजोन क्राइसिस, यूरोजोन संकट, क्राइसिस को संकट लिख देना, संकट, यूरोजोन संकट। अब भैया जरा यूरोजोन संकट सुन लो। और हम ब्रेक्जिट, क्या ब्रेक्जिट पढ़ना है, हालांकि जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं टीचर अर्थात आईआर, वो पढ़ाएंगे ब्रेक्जिट के बारे में, लेकिन लास्ट में बता दूंगा कहीं ना कहीं ब्रेक्जिट से भी ये मतलब ब्रेक्जिट आप देखोगे कि इसका परिणाम है यूरोजोन संकट का। आज तक आपने ब्रेक्जिट पढ़ा होगा लेकिन यूरोजोन क्राइसिस नहीं पढ़ा होगा। ब्रेक्जिट यूरोजोन क्राइसिस का परिणाम है, ब्रेक्जिट यूरोजोन क्राइसिस का, किसका, यूरोजोन क्राइसिस का। कोई टीचर नहीं पढ़ाए होंगे, यूरोजोन क्राइसिस का, क्राइसिस का क्या है, परिणाम, परिणाम है, रिजल्ट है। कैसे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो अगर हम बात करें यूरोपीय यूनियन, तो यह एक बहुराष्ट्रीय संगठन है। जो यूरोपीय यूनियन है ये क्या है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुराष्ट्रीय संगठन है, जिसमें से ब्रिटेन को मिला करके इसमें से 28 कंट्री हुआ करते थे। अब मैं हुआ करते थे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ब्रिटेन निकल गया, ठीक है, ब्रिटेन क्या है, निकल चुका है। तो यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है, जो यूरोजोन है यह मुक्त व्यापार क्षेत्र है, यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र क्षेत्र रहा है। देखो वस्तु और सेवा के व्यापार में किसी भी प्रकार के गतिरोध को कम करने के लिए, जो वस्तु और सेवा का व्यापार है, आप देखोगे इसमें से जो रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए, गतिरोध को कम करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क को हमेशा कम किया जाता है, इसमें कटौती करी जाती है, और मानव संसाधन के आवागमन को आसान बनाया जाता है, सरल बनाया जाता है। यानी क्या है, किसकी कटौती करी जाती है, सीमा शुल्क की, सीमा शुल्क की कटौती करी जाती है। और इसके साथ साथ देखोगे कि मानव संसाधन जो है इसके आवागमन को यानी लोगों के आवागमन को भी आसान बनाया जाता है, सरल बनाया जाता है, सरल बनाया जाता है। अब देखो यूरोपीय यूनियन के भीतर कुल 19 देश ऐसे हैं जो कि यूरो जो क्या है, यूरो के रूप में उनकी साझा मुद्रा है। यूरोपीय यूनियन में कितने, यूरोपीय यूनियन में 28 देश थे, लेकिन उनमें से 29 देश ऐसे थे कि मात्र इनकी एक साझा कॉमन करेंसी थी। कॉमन करेंसी क्या थी, यूरो, ये इनकी कॉमन करेंसी हुआ करती थी 19 देशों की। कितनी, यूरोपीय यूनियन के ही देश हुआ करते थे, ये कॉमन करेंसी को क्या करते थे, प्रयोग करते थे। यह 19 देशों में एक साथ इसको यूरोजोन कहा जाता था। क्या है, ये यूरोजोन बनाते थे। अब ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य हुआ करता था, परंतु आप देखोगे यूरोजोन का सदस्य ये कभी भी नहीं था। ये यूरोपीय यूनियन का सदस्य था ब्रिटेन, लेकिन ये यूरोजोन का सदस्य नहीं था। यूरोजोन का सदस्य मतलब ये 19 देशों में ये उसका सदस्य कभी भी नहीं था। इस यूरोजोन के लिए एक ही केंद्रीय बैंक हुआ करता था। जो 19 देश हैं जो यूरोजोन बनाते थे, इनका एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करी गई थी, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। इसी को यूरोपीय केंद्रीय बैंक कहा जाता था, यूरोपीय केंद्रीय बैंक कहा जाता था, केंद्रीय बैंक कहा जाता था। अब यह यूरोपीय केंद्रीय बैंक यूरो जारी करता था। क्या जारी करता था, यूरो जारी करता था, यूरो क्या करता था,
जारी करता था और 19 देशों के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीतियाँ कौन जारी करता है? किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। मौद्रिक नीतियाँ किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है और राजकोषीय नीतियाँ किसी भी देश की सरकार जारी करती है। तो इन 19 देशों के लिए जो मौद्रिक नीतियाँ हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी थी? यूरोपीय केंद्रीय बैंक की हुआ करती थी और यूरोज़ोन के जो छोटे-छोटे सदस्य हैं, आप देखोगे कि इनकी आर्थिक स्थिति में कमी देखी गई। अमेरिकी मंदी के पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी, इसमें आप देखोगे इनकी जो कमी है, ये अमेरिकी मंदी से पहले ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। इसका कारण क्या था? आप देखोगे इसके प्रमुख कारणों में से तो राजकोषीय नीतियाँ और मौद्रिक नीतियों में तालमेल की लगातार कमी देखी जा रही थी और इन देशों के लिए आप देखो कि जैसे कि मैंने बताया कि जो राजकोषीय नीतियाँ हैं, वो इनकी सरकारें जारी करती थी और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो यूरोपीय केंद्रीय बैंक जारी करता था। तो इनमें जो कोऑपरेशन होना चाहिए, जो मेल होना चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, जो सह अस्तित्व होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। अब मौद्रिक नीतियों में आप देखो कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक जारी किया करता था और ये जो राजकोषीय नीतियां हैं सरकारें तो कैसे मेल हो पाएगा। तो अब इनकी जो साझा मुद्रा है यूरो के ये जो प्रयोग करते थे, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इनको तो लाभ होता था। जो ये यूरो अब देखो 19 देश थे, 19 में जो बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी जैसे फ्रांस और जर्मनी, इनको लाभ होता था। जबकि जो छोटे सदस्य देश थे, इनका निर्यात प्रभावित हो रहा था। इनका जो एक्सपोर्ट है, वो लगातार कम हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। तो इन देशों की अर्थव्यवस्था जो अमेरिका को किए गए निर्यात पर भी लगातार आश्रित थी और अमेरिका पहले से भी आप देखोगे कि वो मतलब वहाँ रिसेशन आ चुका था। तो अमेरिकी मंदी ने इन जो छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अमेरिकी मंदी ने ये जो छोटी-छोटी अर्थव्यवस्था थी, ये इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो अर्थव्यवस्था को सक्रिय रखने के उद्देश्य से जो आप देखोगे इन देशों की सरकारों ने ऋण लेकर के निरंतर एक व्यय खर्च करना क्योंकि यहाँ भी देखो अमेरिका तो बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो रिवाइव कर गई लेकिन छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं का क्या सॉल्यूशन था वो कैसे रिवाइव करती प्रभाव तो यहाँ भी देखने को मिल रहा था निर्यात इनका भी प्रभावित हो रहा था क्यों अमेरिका में मांग नहीं थी तो कौन लोग खरीदेंगे कोई नहीं खरीदेगा कोई चीज तो अमेरिका में मंदी थी तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ ना अमेरिका में मंदी है तो दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलता है तो इसके चलते आपने देखा कि इन देशों अमेरिका में मांग ना होने के कारण जो इनका भी जो निर्यात है वो लगातार कम होता गया और साथ ही साथ जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, तो वो निरंतर व्यय भी क्या हुआ इनका बढ़ता गया क्यों? क्योंकि इनको अपनी इकोनॉमी को, इनको अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना था? रिवाइव करना था। तो सार्वजनिक ऋण में भी इन्होंने बढ़ोतरी करी और इन छोटे सदस्य देशों के मदद के उद्देश्य से जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने भी खूब रुपया दिया और आप देखोगे यूरोपीय यूनियन और जो ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने मिलकर एक कटोरा बनाया उसमें उस कटोरे में पैसे डाले और उसको रिवाइव करने की छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं का प्रयास किया गया। लेकिन इन देशों को जो ऋण दिया गया, साथ ही ये गैर अनिवार्य खर्चों पर कम करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन इन लोगों को इन चीज़ों को ये फॉलो नहीं कर पाए। तो आप देखोगे कि इस समय पहला ऐसा एक देश होता है ग्रीस, क्योंकि यह मतलब इसके साथ एक समस्या आ जाती है कि ये जो क्राइसिस है ना, जो डेट का क्राइसिस है, जो सॉवरेन डेट क्राइसिस है, इसके साथ आ जाता है। 2015 में ये ऋण वापस करने में पूरी तरीके से असमर्थ हो जाता है, ये चूक जाता है। इसके चलते आप देखोगे कि ऐसा करने वाला ये पहला विकसित देश होता है और इन देशों का सहयोग प्रदान करने के लिए जो ब्रिटेन है, जो आप देखोगे तो ब्रिटेन भी क्या होता है कि इन देशों का सहयोग हेल्प करने के लिए ब्रिटेन योगदान दे रहा था। अब ब्रिटेन में भी लगातार दबाव बढ़ रहा था, इनका हेल्प तो कर रहा था ब्रिटेन, लेकिन उसमें भी लगातार क्योंकि उसकी भी स्थिति डामाडोल थी, तो ब्रिटेन में एक व्यापक भावना मतलब एक उत्पन्न हुई। अब देखोगे यूरो ज़ोन का लाभ मात्र फ्रांस और जर्मनी को मिल रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है? इन्हीं को मिल रहा था, लेकिन समस्याओं को कौन झेल रहा था? ब्रिटेन। तो अब वहाँ लोगों की माँग क्या उठेगी इस समस्या से निजात के लिए कि लोग लगातार देखेंगे कि वहाँ माँग उठने लगेगी ब्रेक्जिट की मतलब कि इस यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन को अलग करने की। क्योंकि ब्रिटेन के साथ समस्याएँ भी आ रही थी। आप देखोगे कि यहाँ थोड़ी-सी नियम लचर थे।
तो इन समस्याओं का प्रभाव ब्रिटेन पर ज्यादा देखा गया। ब्रिटेन में जो उत्पन्न रोजगार है, इनके जो अवसर है, आप देखोगे छोटे-छोटे जो देशों के लोग थे, यहाँ अपना रोजगार ढूँढने आ गए और तो ये एक राजनैतिक मुद्दा बन गया। क्या है? राजनैतिक मुद्दा बन गया। इस वजह से कहा गया कि यूरोपीय संघ के कारण ब्रिटेन को बहुत ज्यादा मानव संसाधन के आगमन के चलते अब देखोगे उसके देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। तो इसके गतिरोध अब ऑब्वियस है कि इसमें रेजिस्टेंस गतिरोध उत्पन्न होगा और यूरोपीय यूनियन के निकासी के उद्देश्य से ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ और फाइनली ब्रिटेन में जनमत संग्रह होने के बाद आप देखेंगे कि वह पास भी हुआ ब्रेक्जिट की ओर, मतलब ब्रेक्जिट जीता और फाइनली अभी 1.5 साल पहले ब्रिटेन क्या है यूरोपीय यूनियन से अलग भी हो गया। तो आप देखोगे कि आखिर मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि भैया ये यूरोजोन क्राइसिस है ना, वो यूरोजोन क्राइसिस का परिणाम ही ब्रेक्जिट है। यूरोजोन क्राइसिस का परिणाम ही ब्रेक्जिट है। क्योंकि ब्रिटेन की जो मतलब लोकल की जो राजनीतिक मुद्दा बना ना कि देखो छोटे-छोटे जो देशों के इसका लाभ यूरोजोन का फ्रांस और जर्मनी को मिल रहा है। लेकिन हम समस्या का क्या बन रहे हैं कि हम समस्या को रेज़ोल्यूशन हम बड़ी दीदी बन रहे हैं, समस्या को रेज़ोल्यूशन करने के लिए आ रहे हैं। तो इससे हमारा घरेलू जो रोज़गार है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिली। अब आप देखोगे कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी का निकलने का क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन की निकासी का, ब्रेक्जिट का, डायरेक्ट लिख लो या ब्रिटेन की निकासी का, है ना? ब्रिटेन की ब्रिटेन की निकासी का प्रभाव, निकासी का प्रभाव, ब्रिटेन की निकासी का प्रभाव। तो यूरोप की जो छोटी अर्थव्यवस्थाओं में उपस्थित आप देखोगे प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन पर भी अधिक व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अधिक भार पड़ रहा है और ब्रिटेन में जो उत्पन्न बेरोजगार के अवसरों का लाभ जो आप देखोगे कि रोजगार के अवसरों का लाभ इन देखोगे इन छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं को मिल रहा है। वहीं आप देखोगे कि ब्रिटेन में आने वाले प्रवासियों को प्राप्त हो जाता है, इसके चलते ब्रिटेन में एक राजनैतिक मुद्दा बन गया और यही कारण है कि ब्रिटेन में एक फाइनली निर्णय लेने के लिए ब्रिटेन को मतलब ये मजबूर किया गया और ब्रिटेन ब्रेक्जिट से निकल गया, मतलब ब्रेक्जिट से अलग हो गया, ब्रेक्जिट हो गया ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। उसे यूरोपीय संघ का हिस्सा रहना चाहिए या नहीं, ये किसने डिसाइड किया? उसकी जनता ने डिसाइड किया। और आप देखोगे कि ये जो यूरोपीय जनमत संग्रह करवाने का निर्णय उसकी जनता का ही था, मतलब जनता ने ही जनमत संग्रह, इसके बाद उसने ब्रिटेन ने ये फैसला लिया और वो बाहर हो गया। तो इस जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ से निकलने के पक्ष में जब ये बहुमत हो गया, तो इसमें से हालाँकि 2, 4, 5 साल ये चीज़ें लगातार बढ़ती रहीं, तो इसका जो प्रभाव है यूरोपीय संघ पर और ब्रिटेन पर और साथ ही साथ पूरे विश्व पर आप देखेंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो यूरोपीय यूनियन से निकलने का जो ब्रेक्जिट है या फिर ब्रिटेन का प्रभाव है, वो लगातार देखा जाएगा। वो कैसे देखा जाएगा, इसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर मैं बात कहूँ, मान लो यूरोपीय संघ का जो इसका प्रभाव है, ये एक छोटा-सा सब हेडिंग है, इसे थोड़ा-सा आप देख लो। आखिर क्या-क्या प्रभाव पड़ा यूरोपीय संघ से जो ब्रिटेन अलग हो गया, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ा? यूरोपीय यूनियन से जो ब्रिटेन के अलग होने से यानी ब्रेक्जिट का क्या प्रभाव पड़ा? मैं इकोनॉमिकल जो आर्थिक क्या है इम्पैक्ट है वो बताऊँगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको आईआर वाले टीचर बताएँगे, क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर आप डिमांड कर देंगे तो वो भी बता दूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? डिमांड कर देंगे तो वो भी बता दूँगा, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो क्या प्रभाव पड़ा इसे समझने की कोशिश करिएगा। सॉरी। ब्रिटेन के रूप में यूरोपीय संघ एक बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यूरोपीय यूनियन में जो ब्रिटेन थी एक बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो इसमें बड़ी अर्थव्यवस्था को सदस्य के रूप में अगर ये खो देती है तो देखोगे कि पूरे विश्व में यूरोपीय संघ का महत्व धीरे-धीरे वो क्या है कम हो जाएगा। धीरे-धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। धीरे-धीरे कम हो जाएगा। साथ ही साथ यूरोपीय संघ के अन्य असंतुष्ट सदस्य हैं, वो भी इसे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, मांग करेंगे। और यूरोपीय संघ न सिर्फ व्यापारिक संगठन रहा है, बल्कि यह साझा यूरोपीय जो संस्कृति है यूरोपियों की, तो उनकी संस्कृति का भी प्रतीक बन के उभरा है।
उभरा रहा है। और ब्रिटेन की जो निकासी है, ब्रेग्जिट है, इस साझा संस्कृति में आप देखोगे एक तरीके से विखंडन की शुरुआत देखने को मिलेगी। इसको एक प्रकार से इस संस्कृति में टूटने का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअल में 2-3-4 प्रभाव, जो मेजर प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी तो जरा देख लो। ब्रिटेन पर ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारी जो नोट्स है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मेरे अनअकैडमी डीपी सिंह करके एक चैनल है टेलीग्राम में मिल जाएगा। क्या? यानी ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। देखोगे, यह एक संरक्षणवादी नीति है। आप देखोगे कि यह एक संरक्षणवादी नीति है। जो ब्रेग्जिट में ब्रिटेन ने किया, तो ये उसकी संरचना, और ये जो इरा है, ये जो दौर है, संरक्षणवादी नीति का दौर चल रहा है। आप देखोगे ट्रम्प साहब थे, उनने तो एकदम अति कर दी थी। तो खैर छोड़ो, उस मैटर को हम अभी नहीं छेड़ते हैं। जो ब्रिटेन पर इसके प्रभाव की डायरेक्टली बात करें तो ये संरक्षणवादी नीति है, जिसे ब्रिटेन ने खुद अपनाया। इससे यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों से जो प्रवासियों का आगमन किया था, वो कम होगा, और ब्रिटेन में जो उत्पन्न रोजगार के अवसरों का लाभ वहां के जो लोकल के लोग थे, जो लोकल ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों को मिलेगा। तो ये तो ब्रिटेन का क्या हुआ, लोकल लोगों को रोजगार बढ़ेगा, ये तो उसका फायदा है। लेकिन यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की निकासी के कारण जो पाउंड है, वो कमजोर हो जाएगा। ब्रिटेन की जो मुद्रा है ना, पाउंड, वो कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण विश्व के अन्य देशों में जो ब्रिटेन से होने वाला निर्यात क्या होगा, वो बढ़ेगा। ब्रिटेन से जो होने वाला निर्यात है, वो ऑब्वियस बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मुद्रा गिरेगी तो निर्यात बढ़ेगा। वहीं स्कॉटलैंड ब्रिटेन का एक हिस्सा है, जहां यूरोपीय संघ के रहने के पक्ष में था। जो स्कॉटलैंड आप देखोगे, ब्रिटेन में वेल्स और स्कॉटलैंड और ये जो नीदरलैंड, तो ये पूरा ब्रिटेन का हिस्सा है। तो स्कॉटलैंड है, वो ब्रिटेन का हिस्सा है, जो कि वो यूरोपीय संघ के रहने के पक्ष में था। तो पूरे देश के मत के आधार पर जो बहुमत आप देखोगे, तो बहुमत की निकासी के पक्ष में रहा जो पूरा ये जो जनमत संग्रह हुआ। लेकिन जो स्कॉटलैंड वाला जो हिस्सा था, तो वहां के लोग इसके पक्ष में थे। जबकि स्कॉटलैंड ब्रिटेन से बाहर निकलकर अलग जो यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त करने का अब प्रयास कर रहा है या मांग कर रहा है। तो इस उद्देश्य से स्कॉटलैंड में भी जनमत संग्रह की लगातार मांग बढ़ रही है। तो हो सकता है कि आहे बगाहे 2-4 सालों बाद या 2-4-10 सालों बाद ये एक आंदोलन बन के उभरे और ये ब्रिटेन से स्कॉटलैंड अलग हो जाए। साथ ही साथ देखोगे कि ब्रिटेन उन 27 देशों को खो देगा जिनका आप देखो कि जहां उसका जो निर्यात है, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी गतिरोध के होता था। तो कहीं न कहीं ब्रिटेन की डायरेक्टली अर्थव्यवस्था पे भी तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि भैया जहाँ बिना आसानी से आपका निर्यात हो रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, तो वहाँ तो अब वो लोग शुल्क लगाएँगे ही ना, तो इसके निर्यात पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और कई अन्य देशों से जो औद्योगिक इकाइयों से ब्रिटेन में इस उद्देश्य से निवेश कर रखा था कि वो यूरोपीय यूनियन के सदस्य का लाभ उन्हें मिलेगा, तो वो कंपनियां ब्रिटेन से क्विट कर जाएंगी। लेकिन ब्रिटेन के निकासी के कारण यह कंपनियां यूरोपीय यूनियन के अन्य देशों की ओर पलायन करेंगी, ताकि अभी भी वो 27 देश है, ठीक है। तो इसके चलते देखोगे ब्रिटेन अब यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं रहा है, ये अलग हो चुका है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की जो निर्यात करने की प्रक्रिया, इसे भारत, चीन और जो ऐसे देश हैं जो गैर मतलब है, आप देखोगे अन्य गैर सदस्य देशों के साथ लगातार प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। तो इसका अगर आप देखोगे पूरे विश्व पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। जैसे पूरे विश्व पर अगर हम प्रभाव की बात करें, तो पूरे विश्व में क्या प्रभाव देखा जाएगा कि ब्रिटेन द्वारा जो उठाया गया ये कदम है, एक प्रकार का संरक्षणवादी कदम है, अपनी जो पॉलिसीज़ को संरक्षण कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, अमेरिका भी डोनाल्ड ट्रंप के शासन में लगातार संरक्षणवादी नीतियों को, वहीं चाइना भी संरक्षणवादी नीतियों को मतलब आगे बढ़ा रहा था। तो आप देखोगे कि यह कदम जो संरक्षणवादी है, तो इसमें निकट भविष्य में संभावनाएं हैं कि जो अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था वो ऐसी नीति का अनुपालन करेंगी। और इसके चलते हाल ही में जैसे कि अमेरिका ने संरक्षणवादी नीति को अपनाया, तो इसका एक ज्यादा जागता जीता सबूत है। साथ ही साथ निकट भविष्य में ऐसी भी उम्मीद है कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ये इसके चलते, संरक्षणवादी नीतियों के चलते जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो प्रभावित होगा। और इसी पूरी को इसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के तौर से देखा जाता है, यानी डी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या था, याद करो जरा कि देखो, ये जो विकसित देश है ना, ये बड़े मतलब चालू देश हैं।
जब इनको विकसित होने की जरूरत थी, जब ये विकासशील थे, तो इनने ग्लोबलाइज किया कि चलो सब लोग एक साथ आते हैं। अब ये जब विकसित हो गए हमारी कीमतों पर, तो हमने ये क्या किया कि डी ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, अपनी नीतियों का इनने संरक्षण शुरू कर दिया। तो ये हमने दोनों टॉपिक देखे, यहाँ तक रखते हैं आज, और फिर सारी क्लासेस आज से रिज्यूम कर दिया हूँ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।